नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी पिया करो की। रिपीट आ रही आवाज? जी हाँ, पंकज उधास की एक गजल है कि थोड़ी थोड़ी पिया हुई महंगी बहुत शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। कल से पूरे देश में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और इसको लेकर के सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। 7 बजे दुकान खुलनी थी तो सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन लग गए थे और लाइन इतनी बड़ी थी कि उसको काउंट कर पाना मुश्किल था। कहीं पर 500 मीटर की लाइन तो कहीं 1.5 किलोमीटर की लाइन तो कहीं 3 किलोमीटर की लाइन। लग रहा था आपस में कंपटीशन हो रहा है कि किस प्रदेश में कितनी लंबी कतार लग सकती है। ये था कल का नज़ारा और ये आज भी इसी तरह से जारी है। लेकिन इस बीच दो प्रदेशों ने अपनी अपनी रेट काफ़ी बढ़ा दिए। दिल्ली सरकार ने कल ही इसके रेट 70% बढ़ा दिया था और आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी 75% रेट बढ़ा दिया है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं हुई महंगी बहुत शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। लोग कल जिस तरह से पूरी पूरी क्रेट लेकर के घर जा रहे थे और साथ ही साथ में जितना माल बटोर सकते थे बटोर ले रहे थे, वो लगता था कि जैसे वर्षों से उनको मिला नहीं है। और बात ठीक भी थी, 40 दिन का लॉकडाउन था, 40 दिन से उनको कुछ भी मिला नहीं था और यही कारण है कि जब उन्हें मौका लगा तो उन्होंने दोनों हाथों से इसको लूट लिया। लेकिन इसको लेकर के एक और जहां समाज में रिएक्शन है तो वहीं बॉलीवुड भी इसमें कूद पड़ा है। कपिल शर्मा से लेकर के मलाइका अरोड़ा और कुमार विश्वास सभी इसमें कूद पड़े। कुमार विश्वास ने तो यहां तक कह दिया है कि जो लोग लाइन में लगे हैं इनका आधार कार्ड नोट कर लेना चाहिए, जिससे कि आइंदा ये कभी ये ना कह सके कि हम गरीब हैं और हमको राशन चाहिए। दूसरी ओर महिलाएं भी इससे पीछे नहीं रही, उनकी भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और कुमार विश्वास ने और कपिल शर्मा ने जब इस पर ट्वीट किया तो उसको लेकर के एक महिला अभिनेत्री ने जबरदस्त तरीके से उसका जवाब दिया और बोला कि महिलाएं पीछे क्यों रहें। जी हाँ, बिल्कुल पीछे मत रहिए, आपको सब चीज में आगे निकलना है तो बुराई में पीछे क्यों रहना है, वहां भी आपको कंपटीशन करना है। ये बड़ी बात है। उसको लेकर के भी ये कहा गया कि अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो काम कैसे चलेगा। इसी तो बॉलीवुड पूरा 2 भागों में बट गया है। मलाइका अरोड़ा ने जबरदस्त तरीके से इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है देश में, हम कहां जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम कह रहे हैं चूंकि शराब महंगी हो गई है थोड़ी थोड़ी पिया करो। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। है जो बयां कर रही हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बहुत आराम से लाइन लगा करके आज ली जा रही है। अब क्योंकि पता चल गया कि अब खुलेगी, अब बंद नहीं होगी, क्योंकि करोड़ों का राजस्व सरकार को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को कल ही 300 करोड़ का राजस्व मिल गया, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 40 करोड़ का, यानी कि हर प्रदेश को राजस्व काफी भारी मात्रा में मिल रहा है। और अब तो शायद दिल्ली को ज्यादा राजस्व मिलेगा क्योंकि 70% शराब वहां पर महंगी हो गई है। आंध्र प्रदेश में भी शराब महंगी हो गई है तो यहां पर राजस्व ज्यादा मिलेगा। क्या ये उचित है या इसी तरीके से शराब के दाम बढ़ा देने चाहिए? क्या दाम बढ़ाने से लाइनें कम हो जाएंगी? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। धनंजय शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, स्वागत है आपका। और डॉक्टर अनामिका वाजपेयी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल
प्रवक्ता है आईएमए के, आपका भी स्वागत है। और दो खास मेहमान और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। विक्रम परिहार समाजवादी पार्टी के नेता, स्वागत है आपका विक्रम जी। और सचिन रावत भी जुड़ गए हमारे साथ में, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे धनंजय का। धनंजय, शराब महंगी हो गई है, पंकज उधास की क्या वो गजल आपको याद आ रही है कि हुई महंगी बहुत शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो? जी देखिए, सरकार ने लोगों की सहानुभूति पे और देखने के साथ साथ यह योजना जारी किया, मगर किंतु जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस और सारी चीजों को बनाना चाहिए। जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए, देखिए बिल्कुल, देखिए अगर मुझे लगता है कि देखिए अब सारी चीजें चलनी चाहिए, मगर फिर भी अगर लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और खरीदने के साथ साथ उसे जो है ज्यादा पीने के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह चीजें नहीं होनी चाहिए और सब चीजों का व्यवस्था धीरे धीरे सरकार बनाएगी और लोगों को सोशल डिस्टेंस हर चीजों को बना के शराब या कोई भी चीजें खरीदनी चाहिए। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हमारे साथ में, डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, 3-3 किलोमीटर की लाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो और दूसरा जो आंकड़ा दिखा रहा है कि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 195 लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं और करीब 4000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। क्या कहता है ये डाटा? नहीं, बिल्कुल भयावह स्थिति होती जा रही है। ये जो शराब की दुकानें खुली हैं, इन पर जिस तरीके की भीड़ लग रही है, जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, वो उससे स्थिति इससे ज़्यादा खतरनाक होती चली जाएगी। कल का अगर जो हम लोग डेटा की बात करें, कल जबकि जो डेटा है माना जाएगा कि जो आज से डेटा आएगा वो देखने लायक होगा कि जो है क्या होता है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल 48 लोगों की जो है रिकवरी हुई है पिछले 24 घंटे में और 121 नए मरीज पाए गए हैं। तो जहां पर ऑलरेडी अभी इतना ज़्यादा चल रहा है कि 3 गुना का फ़र्क है, जो है नए मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, शराब के लिए इस तरीके की भीड़ लगाना, ये बहुत खतरनाक होगा। साथ ही शराब के अपने खतरनाक इफेक्ट्स भी हैं। अगर हम बात करें शराब या कोई भी अन्य नशा है जो लिवर में मेटाबोलाइज होता है, वो लिवर को कमज़ोर करेगा और अगर लिवर को कमज़ोर करेगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस समय दुकानें खोलना बहुत ज़रूरी था, और अगर था तो यह हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इसको ठीक से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सरकारों को देखने की ज़रूरत होगी कि क्या जिस तरीके से राशन या बाकी चीज़ों की होम डिलीवरी की जा रही है, इसकी होम डिलीवरी करके कुछ स्थिति बेहतर की जा सकती है, ये भी देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सचिन रावत का रुख करेंगे। सचिन, क्या लगता है कि 75% और 70% रेट बढ़ा दिए हैं दो राज्यों ने, ऐसे ही राज्यों को, तमाम राज्यों को रेट बढ़ा देना चाहिए जिससे कि लोग जो पूरी क्रेट ले जा रहे हैं कम लेके जाएं। और आज तो उत्तर प्रदेश में नियम लागू हो गया कि एक आदमी को एक ही बोतल मिलेगी। देखिए, जिस तरह आपने देखा होगा कि कल के विजुअल जिस प्रकार शराब की दुकानें खुली, उससे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा रहे थे कि लग रहा था कि आने वाले समय में जो हम लोगों ने 40-45 दिन जो हम लोगों ने पूरे देश ने लॉकडाउन का पालन किया, लेकिन जिस तरह कल की जो तस्वीरें आई वो भयावह रूप लेते हुए कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसकी वजह से राजस्थान में भी टिकट बैन हो गई थी, दिल्ली में भी बैन हो गई थी, लेकिन आज वहाँ पे वो एक्साइज रेट बढ़ाए गए। मेरा मानना ये है कि ये जो शराब से आ रहा है, क्या यही समझा जाए कि इसकी पूर्णतः एक्साइज जो गवर्नमेंट से आती है, आबकारी विभाग, इसकी पूरी तरीके उसमें ब्रीफिंग होने के बाद में एक ऐसा रूल बनाना चाहिए था। तो आपने आज बनाया, यही कल बना देते कि एक इंसान को एक बोतल, लेकिन उसके अनुसार आपने देखा होगा कि शराब ऐसी महामारी लेकर के आ सकती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कई घटनाएं घट गई कि अगर शराब के पैसे नहीं दिए, जौनपुर में एक महिला को उसके पति ने गोली मार दी, कई घटनाएं सामने आई ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर ये जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं ये घातक रूप ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, जहाँ हमारी भी सरकार है, वहाँ इस प्रकार की अगर अनियमितता रही है
तो वहाँ की सरकारें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस प्रकार का जो और भी आने वाले समय में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो के तहत राजस्व को इससे फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, उसको सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत लाना चाहिए। ठीक। विक्रम परिहार जुड़े हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता है। क्या विक्रम, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं तो यही कहूंगा कि स्थिति ये आ गई है कि पहले हमारा देश जमातियों से लड़ रहा था और अब लग रहा है कि शराबियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने आंकड़े बताए हैं कि पिछले 24 घंटे में 195 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 4,000 से ज्यादा नए मरीज आ चुके हैं। तो जिस तरीके से स्थिति गवर्नमेंट ने अभी उत्पन्न कर दी है कि ठेकों को खोल के, जब हम पिछले 40 दिनों से आराम से अपने घर पे बैठे थे, तो क्या आने वाले 20 से 30 दिन और हम अपने घर पे नहीं रह सकते थे? ये तो आपने वही किया ना जो पिछले 40 दिन में हम सब ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने व्यापार की कुर्बानी दी है, अपनी सारी चीजों की कुर्बानी दी है, वो तो बिल्कुल आप मिट्टी पलीत कर रहे हैं। और जो हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस, जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, जो लगातार रात दिन अपने घर को छोड़ के सेवा में लगे हैं, जिनको 2 दिन पहले एयरफोर्स सम्मानित करता है, ऊपर से पुष्प की वर्षा करता है, वो तो सब आपने पानी में मिला दिया, उनकी सारी मेहनत आपने पानी में मिला दी है। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल शराब में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पूर्णतः इसको बैन करना चाहिए। अपने राजस्व के चक्कर में हम सबकी मौत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आएंगे आपके पास। अनामिका जी, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि जो ये फैसला लिया गया ये गलत है, क्योंकि 40 दिन से हमारा देश, हमारा प्रदेश जो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसके लिए शायद ये एक बहुत सही फैसला कह सकती हूँ कि एक साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गया, राजस्व विभाग में बहुत अच्छा फायदा हुआ, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्या सरकार ये नहीं जानती थी कि जब हम ये फैसला लेंगे और जिस दिन ये दुकानें खुलेंगी उस दिन की स्थिति क्या होगी? क्या जब लॉकडाउन का पहला लॉकडाउन हुआ और जैसे पता चला राशन की दुकानों पे कतारें लग गई, सेकंड लॉकडाउन का पता चलते ही सेकंड वैसे ही स्थिति आ गई, लेकिन बाकी के दिनों में स्थिति वैसी नहीं रही। तो क्या इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि दारू, जो कि आदमी, जो लोग दारू पीते हैं, ये उनकी इतनी बड़ी नीड है, 40 दिन से वो समझ सकते हैं कि किस तरह से वो उसको बर्दाश्त कर रहे थे या क्या कर रहे थे, अचानक से अगर ये खोली जाएगी तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी? एक मोहल्ले में 7-8 तक जनरल मर्चेंट की दुकानें होती हैं, तब सोशल डिस्टेंसिंग की हाय तौबा मच जाती है जब अचानक से ये पता चलता है कि कल से लॉकडाउन होना है। तो जब हमको ये पता था कि 40 दिन के बाद दारू बिक रही है और दारू इतनी दूर दूर एक शॉप है, उन दारू की दुकानों में क्या होगा, ये क्या सरकार सोच नहीं पा रही थी? सरकार को ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखनी थी कि हमें किस तरह से कैसे करना है। सारे सिस्टम बनाने के बाद ये फैसला लेना चाहिए था। फैसला लेने का समय, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। बहुत अच्छा हुआ कि क्योंकि इतनी तेज़ी से हमारे सुदृढ़ व्यवस्था किसी और भी चीज़ से शायद नहीं हो पाती कि, लेकिन क्या ये समय इस तरह से था कि पब्लिक ने गलत किया? पब्लिक को ये सोचना चाहिए, ये कर्फ्यू नहीं है कि हमने ढील दी है और हम निकल गए और जल्दी जल्दी सामान बटोर लिया। ये हमारी पर्सनल ये समझ होनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। हम ही नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार, हमारे आस पड़ोस, और जाने कितने लोग हमारी वजह से संक्रमित होते हैं। एक जेल जैसी स्थिति हो जाती है हमारी। एक सवाल आपसे है, आपने पहला सेंटेंस कहा गलत नहीं किया किसी ने, ठीक है। किताब की दुकानें नहीं खुली हैं, ग्रोसरी के दुकानें नहीं खुली हैं, बाकी दुकानें नहीं खुली हैं, शराब की दुकानें खुल गई हैं। आपको लगता है किताब की दुकान खोलना उचित नहीं था जिससे लोग पढ़ पाते? सिंपल एक छोटी सी बात आपके लिए कि आप मुझे बस ये बताइए कि सबसे तेज सुदृढ़ जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो किस चीज से? अगर हम किताब की दुकानें खोलते तो क्या जिस तरह से राजस्व विभाग, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जान की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको जहान की चिंता करनी चाहिए। हमें सबसे पहले हमको रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर। आप ये कहना चाह रही हैं क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जब सिस्टम किया, इससे पहले इनको सारी चीजों के बारे में सोच करके वो चीजें करनी चाहिए थी। बिल्कुल, उनको प्लान करना था कि हम इस चीज को किस तरह से करें कि सोशल डिस्टेंसिंग। इस नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों को पढ़ाना जरूरी है या लोगों को शराब पिलाना जरूरी है?
देखिए, लोग ऑनलाइन भी आजकल किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पे आप, और आजकल की जो पढ़ाई है जिन बच्चों के पास में मोबाइल नहीं, उनके पास किताबें कहाँ से हैं? गांव के गरीब घर के बच्चे, उनके पास किताबें हैं क्या? उनके पास मोबाइल फोन है क्या? देखिए, धीरे धीरे करके चीजें खोली जा रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मान लीजिए हमने स्टेशनरी खोल दी होती, 40 दिन से हमारी धीरे धीरे प्रदेश और देश, सिर्फ सरकार जनता के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है, उसको अनाज देना है, उसको इधर से उधर पब्लिक को सरकार कर रही है, इससे इनकार नहीं है। सरकार तमाम काम कर रही है, केंद्र की सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, सारी राज्य सरकारें काम कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि जो जरूरी चीजें थी, ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई जो गैर जरूरी सामानों की, लेकिन दुकानें नहीं खुल रही हैं। दुकानदार परेशान है कि हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सारी दुकानें भी ओपन कर ली जाए जी, आप एक जगह पे एक शॉप खोलते हैं, एक पूरे एरिया में 1 या 2 शॉप हैं, उसके लिए भी ये था कि इस तरह से शॉपें खोली जाएंगी, एक साथ 2 शॉप्स नहीं होंगी, और इसके सारा सिस्टम बना करके किया गया। अगर मान लीजिए हम सारी शॉप्स खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं पूरी मार्केट, उस कंडीशन में मैं आपसे पूछती हूँ, क्या तब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे? अभी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? तो वो तो केवल सरकार की लापरवाही की वजह से नहीं हो रहा। अगर चाहती तो सरकार उस जगह पे वो लापरवाही को कवर कर सकती ठीक है, थी। आ रही आपके बात में। धनंजय जी करो। धनंजय, ये सवाल यही है कि देश में मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, सारे धार्मिक बंद है, भगवान की लोग पूजा नहीं कर रहे और नहीं कर पा रहे। आपको नहीं लगता कि मंदिरों के दरवाजे खोल देना चाहिए, लोग कम से कम वहां जाकर के मत्था टेक सकते? जी देखिए प्रदीप जी, जैसा कि सरकार को जो चीजें जरूरत पड़ रही हैं, जैसा कि जो गाइडलाइन में व्यवस्था बनाई गई है, ग्रीन जोन के हिसाब से वो चीजें खोली जा रही है। रहा सवाल देखिए मंदिरों के लिए, देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए मंदिर भी खोला जा सकता है, इसके लिए सरकार को हम भगवानों को लॉकडाउन में बंद किए हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए मंदिर भी खोला जा सकता है और सरकार को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे लगता है सरकार इसे सोचेगी भी, आगे खोलेगी भी। रहा सवाल देखिए कि चीजों का जैसे खोलना नहीं खोलना, देखिए सरकार ने, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार को यह सूचना गाइडलाइन दिया है कि आपको जो चीजें जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े आप उसको खोल सकते हैं। अभी आपने एक मुद्दा उठाया कि स्टेशनरी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज भी रूरल एरिया में स्टेशनरी के दुकान खुले हुए हैं, सोशल डिस्टेंस बना के लोग किताबें ले रहे हैं। जैसा कि मैं जहां रहता हूं वहां भी किताबें खुले और खुले भी हैं लगभग पूरे प्रदेश में। क्या किताब की दुकान खोलने का आदेश कोई आया है क्या? गाइडलाइन है उसमें, अगर आप पढ़ेंगे तो 9 पेज का गाइडलाइन है, उसमें दिया हुआ है कि अगर आप किताबें जैसे कुछ चीजें हैं जो आप खोल सकते हैं, अगर जरूरतें वहां पे अगर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अगर जरूरत है तो। उसमें जो 9 पेज का आप बता रहे हैं, उसमें किताब की दुकान खोलने का कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है। स्टेशनरी की दुकान खोलने का उसमें दिया हुआ है। स्टेशनरी का नहीं, ऑनलाइन बिक्री का है उसमें धनंजय जी, ऑनलाइन बिक्री का है, ऑफलाइन बिक्री का नहीं है जी। आगे आपके पास में सचिन का रुख करेंगे। सचिन रावत जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि आपने खुद स्वीकार किया कि आपके कई राज्यों में आपकी सरकार है। केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर यह डाला था कि राज्य चाहे तो अपने हिसाब से दुकान खोले या ना खोले। आपने क्यों शराब की दुकानें खुलवा दिया, क्यों किताब की दुकानें नहीं खुलवाई? देखिए प्रदीप जी, जहां तक हमारे जहां भी सरकारें रही हैं, और पूर्णतः आपने देखा होगा जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए वहां पे बिक्री हुई है शराब की। लेकिन जो आपने सुझाव दिया है किताब का, ये भी बहुत ही अच्छा सुझाव है, और इसको भी आपके माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जहां मंदिर भी खोल देना चाहिए भाई, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। बिल्कुल 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 प्रदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न किया है और सुझाव भी आपने बहुत अच्छा दिया है। और मैं भी अपनी जहाँ पे हमारी सरकारें हैं उनको, हमारे रामलला वो विराजमान नहीं हो पा रहे। जी 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 जी, किताबों की भी दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि नया सत्र आने वाला है। सवाल आपसे ये है कि जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आपने क्यों खोला और क्यों नहीं इससे पहले दूसरी दुकानें खोली? देखिए जब केंद्र की गाइडलाइन थी, आपने देखा होगा कि गाइडलाइन आई हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र की गाइडलाइन ये नहीं थी, केंद्र की गाइडलाइन ये है कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने हिसाब से काम कर सकती हैं जी। और इसका कारण ये है, इसका उदाहरण भी सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश ने 75% रेट बढ़ा दिए हैं, दिल्ली सरकार ने 70% रेट कल बढ़ा दिए थे।
तो राज्य सरकारें इसको अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बना सकती हैं। देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, न आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार है। जहां जहां हमारी सरकार है, राजस्थान में, नहीं, आप महाराष्ट्र जो में, कह रहे हैं सचिन जी छत्तीसगढ़ कि में- केंद्र सरकार की गाइडलाइन से आप केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि गाइडलाइन एक्साइज विभाग, आबकारी विभाग की जो आपने देखा होगा, जो कि गाइडलाइन राज्य सरकारों को इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जब सरकारों ने जो फैसला लिया, और जिस प्रकार राजस्थान में हमारी सरकार में वहाँ पे जो इस प्रकार के विजुअल देखेंगे, वहाँ तुरंत बिक्री पे रोक लगाई गई और तुरंत एक्शन लेने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के तहत हो रहा था। आपने अच्छा सुझाव दिया है, जहाँ तक किताब को लेकर के मतलब आपके राज्य में बिक रही तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, बाकी के राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर शराब की बिक्री हो रही तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत हो, क्योंकि राजस्व उससे आ रहा है। और जहाँ तक आपने सुझाव अच्छा दिया किताबों की दुकान खोलने का, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में नया सत्र आ रहा है और छात्र छात्राएं जितने भी हैं, भाई, जितने भी पढ़ने वाले हैं, आने वाले सचिन समय में रावत जी, उनको कोई दिक्कत राजस्व ना हो, और भी बहुत इसके सारी लिए ये चीजों भी से आता है। जाए। जी, मुझे यहाँ पर नहीं कहना चाहिए बात, लेकिन राजस्व बहुत और दूसरी चीजों से भी आता है, तो क्या वो भी चीजें खोल देनी चाहिए? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ कि सरकारें क्यों शराब की दुकानों को पहली मंदिर प्राथमिकता देती में हैं। पुजारी और उनका पूरा परिवार भूखों मर रहा है, वहां कोई चढ़ावा चढ़ाने नहीं जा रहा है, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल वहां नहीं खोल रहे हैं आप लोग? नहीं। देखिए, जहाँ जहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती हुई जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां में उड़ती जा रही है। अगर मंदिर भी खोल दिए जाएंगे या और भी प्रतिष्ठान अगर खोलने जाएंगे, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत अगर खोले जा रहे हैं तो खोले जाए तो अच्छी पहल है। मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कौन रहा सचिन जी? वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दर्शन होने लगे तो अच्छी पहल है ना। कि आपके चैनल के माध्यम से ये अगर सुझाव जाएगा सरकार को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए, जैसे आपने कहा कि जितने धार्मिक स्वरूप है, धार्मिक स्थल है, उनको भी खोला जाए तो ये अच्छी पहल रहेगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अगर पूजा अर्चना होगी वहाँ, हाँ खोल दीजिए भाई, सोशल 3-3 फीट की दूरी पर खड़े होकर के कम से कम, आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। आएंगे आपके पास में, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी लगातार शुरू से कह रहे हैं कि हमें जान बचानी है, जान है तो जहान है, उनका सबसे पहला नारा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जान भी जहान भी, यानी कि हमको जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। कहने का मतलब है कि हमें जो मृत्यु दर है उसे भी कम करना है और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था, अगर पैसा नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अब हम इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दुकान खुलते ही लोगों ने लाइन लगा दी, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगा दी और बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के बॉलीवुड भी इसमें कूद पड़ा है और उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम रुक करेंगे विक्रम परिहार जी का। विक्रम परिहार हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। विक्रम, सवाल यह है कि आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उस चुनाव जब चल रहा था उस समय आपके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि शाम की दवा महंगी हो गई है, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, इसको सस्ती करना पड़ेगा। सर देखिए, तब की सिचुएशन कुछ और थी और अब की सिचुएशन कुछ और है। ठीक है, सबको पता है कि इस चीज से राजस्व बहुत अच्छा आता है, लेकिन आज राजस्व से ज्यादा हमारी जान की परवाह है। ठीक, अगर हम कुछ पुराने पहले समय पे जाएं तो हम जमातियों को गलत बता रहे थे कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। कल को अगर यही केसेस अब निकलेंगे तो हम किस किस को इस तरीके से बोलते रहेंगे कि आपने ये किया, आपने वो किया। और रही सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो सबको पता है कि ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आज भी दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ पे बाथरूम करना मना है, कि उन्हें पता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ढीठ है, ऐसे मानने वाले नहीं है, इन पे सिर्फ सख्ती से ही कार्रवाई हो सकती है। पर मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता और जो हमारी बहन बैठी हुई है इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए अगर बाहर जाता है तो पुलिस उसे डंडे मार के घर में बैठने को बोल रही है, और वही कोई दूसरा आदमी अगर ये कहने जाता है कि हाँ शराब लेने जा रहे हैं तो उनको बताया जाता है देखो वो लाइन लगी, वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। तो ये कैसा पैरामीटर सेट कर के रखा हुआ है कि 2 वक्त की रोटी से ज्यादा शराब कीमती होती चली जा रही है। और ये तो क्या बोलते समाज सेविका है, इनके पास तो पता नहीं कितने ऐसे केसेस आते होंगे। जवाब देना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं विक्रम जी को ये बताना चाहूंगा, देखिए सरकार जो ये राजनीति आप कर रहे, देखिए सरकार हर चीजों को ग्रीन वाइज, जैसा कि मैंने बताया है, जोन वाइज बांट रही है। मगर हाँ देखिए, यहाँ राजनीति ना करके मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए सरकार के साथ साथ आप लोग के भी, जो लोग भी बैठे हमारे विपक्ष में, उनको भी निकल के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप लोग देखिए क्या आप बताना चाहते हैं भाई। अगर जो चीजें जरूरत पड़ेगी, जो चीजें जहाँ है, कल अगर आपको नहीं मिलेगी राशन, आपको नहीं मिल रहा, सर भैया देखिए विक्रम जी, अगर आपको कल राशन नहीं मिलेगा तो आप कहोगे राशन नहीं मिल रहा है, सरकार मुझे ये नहीं दे रही, सरकार मुझे वो नहीं दे रही। भैया सरकार अगर कुछ कर रही है तो आप फिर भी परेशान हो। तो मेरा मानना है कि आप लोग सबको, जितने भी हमारे विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी को बाहर निकल के लोगों को जागरूक करना चाहिए। आप लोग भी निकलिए ना, जो लोग लाइन नहीं लगा रहे हैं, जो लोग शराब की वहां पे दुकानों पे जाके सोशल डिस्टेंस बिगाड़ रहे हैं, आप लोग उनको जागरूक करिए ना। पीछे बैठ के ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। सर देखिए भैया विक्रम जी, देखिए विक्रम, अरे भाई कैसे करेंगे धनंजय, वो अभी कैसे निकलेंगे? आप एक मिनट रुकिए विक्रम जी, आप एक मिनट रुकिए विक्रम जी। धनंजय जी बता दीजिए, अगर वो सारे राजनेता निकल आएंगे, सारे नेता निकल आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? देखिए सर, जैसे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जो हम इसके माध्यम द्वारा भी बता सकते हैं। और जैसे ये नहीं कहा जा रहा है कि सरकार ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने घरों से बाहर निकले, सरकार कह रही कि अपने अगल बगल लोगों को, जो लोग निकल रहे हैं वो घर के अगल बगल से ही लोग निकल रहे हैं, कोई बाहर, कोई इलाहाबाद से लखनऊ दारू लेने नहीं आ रहा है। तो अपने अगल बगल लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं और उनको बताइए कि ये कोरोना महामारी बहुत ज्यादा महामारी है, आप सोशल डिस्टेंस बनाइए, सैनिटाइजर रखिए, सामान्य लेने जाइए। और रात सरकार को देखिए सर, सरकार अगर सामान नहीं देगी तब भी बदनाम होगी, और देगी तभी। तो हमें तो ग्रीन वाइट की चीजों को धीमे धीमे निकालना ही है ना सर, छोड़ना ही है ना। जी हाँ, बताइए। धनंजय जी, आप अगर ये बात कह रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी के नेता बाहर निकल के आए तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिन्होंने नेता ने छोड़ के लोगों की सेवा में सबसे अरे वो छोड़ दीजिए भाई, सारी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है, ये मैंने मान लिया है, हम उस पर नहीं जा रहे। हमारा जो मुद्दा है उस पर टिके हुए। डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर प्रांजल, ये जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये जांच का है कि जांचें ज्यादा हो रही है इसलिए बढ़ रहे हैं, या कोई और दूसरा कारण देख रहे हैं आप? नहीं, जांच तो ज्यादा हो रही है, ये भी एक वजह है, लेकिन साथ ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कमी आ रही है, लोग सावधानी कम बरत रहे हैं, भीड़ का निकलना दोबारा से शुरू हो चुका है, पुलिस प्रशासन सबका कंट्रोल धीरे धीरे हल्का पड़ता जा रहा है। ये सारी भी वजहें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि नंबर बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि 40 दिन में हमने जो कमाया था उसको हम धीरे धीरे गंवा रहे हैं? ये मैं पूरी तरीके से तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। 40 दिन 45 दिन का जो भी लॉकडाउन का समय था, उसमें देश को, प्रदेश को, पूरे विश्व में हम जहां देखा गया कि लॉकडाउन हुआ है, जहां समय रहते हुआ, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें
तो पूरे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार को समय मिल गया। सरकार ने जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सैनिटाइजर्स की हो, पीपी किट्स की हो, या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की हो, कोविड अस्पताल 1 2 3 सब बनाने की हो, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करने की हो, दवाइयों की रिसर्च शुरुआत करवाने की हो, हर तरीके की व्यवस्था पर अपना पूरा जोर दिया। और साथ ही जो है प्रशासन ने पूरी सक्रियता से जो है लॉकडाउन का पालन करवाया। लेकिन अब जिस तरीके की धीरे धीरे छूट मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं अब ये रोल है, क्योंकि एक बात ये भी सही है, मानना पड़ेगा कि पूरे देश को हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। नहीं तो अभी लेकिन उसके बाद ये हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी भी है कि इस तरीके से लॉकडाउन की अवहेलना ना की जाए कि मास्क भी नहीं लगा है, कहीं भीड़ में खड़े हैं, चप्पल तक निकल जा रही है पैर से, लेकिन उनके शराब की जो तलब है वो इतनी ज्यादा है कि जो है वो उसके लिए कुछ भी करने को गुजर जा रहे हैं। नहीं सर, अगर हम शराब की तलब की बात करें तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 45 दिन में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है काम भर का। नहीं, तो जिस भी व्यक्ति ने में तो हो जाना चाहिए था ना जी, लेकिन अब मुश्किल ये है कि एडिक्शन फिर से हो जाएगा। आएंगे आपके अनामिका जी का। अनामिका जी, जिस तरह से लाइनें 3-3 किलोमीटर लंबी देखी गई, और खासकर मैं आपसे इसलिए बात सवाल कर रहा हूँ, महिलाएं जिस तरह से निकली शराब लेने के लिए, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो निंदनीय है ही है महिला हो करके। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बराबरी का अधिकार है, और बराबरी का अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि हम भी दारू की लाइन में लाइन लग कर खड़े हो। चाहे कुछ भी हो, हमारा देश, हमारी संस्कृति जिसलिए मतलब जानी जाती है, ये एक तरह से उसकी अवहेलना है। जो भी हो सकता है कि बहुत सारी जो आजकल की मतलब जो आजकल का सर्किल है वो मेरे विपक्ष में हो, और आजकल की जो महिलाएं हैं जो बाहर निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं निकल रही, अपने आप को मॉडर्न कहला रही है, वो मॉडर्न है, बराबरी कर रहे हैं सबके साथ। सबसे बड़ी बात यही है कि आज हम लोगों ने जो मॉडर्निटी की जो एक डिफिनेशंस बना दी है वो बड़ी गंदी है। हमें अधिकार चाहिए, समानता चाहिए। ये जो समानता और अधिकार चाहिए, ये हमेशा हमेशा गलत ही लाइन की तरफ होता है। अरे हम अगर योग्य हैं तो हम अपने आप, हमको वो पोजीशन, वो चीज मिल जाएगी। हमको ये नहीं होना चाहिए कि इस चीज के लिए यहाँ महिला नहीं आ सकती, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए सही है या नहीं है। अब दारू की लाइन में महिलाएं खड़ी होती है तो महिला ही देख करके उसे शर्म आती है। बिल्कुल नहीं। तो, दूसरा कुछ और सवाल आपसे है। मलाइका अरोड़ा ने कहा कि ये हिंसा बढ़ाएगी, घरेलू हिंसा बढ़ेगी, और इससे बच्चों के प्रति भी हिंसा बढ़ेगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? हिंसा तो देखिए, ये सही बात है कि हिंसा तो दारू से हमेशा से ही बढ़ती आई है। आज कोई नई बात नहीं है। केवल एक पक्ष को छोड़ करके जो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, बाकी सारी चीजें अगर हम देखें हो तो आज, केवल आज के लिए नहीं, हमेशा ही, फिर वो मतलब दारू हमेशा ही, शराब जो है वो हमेशा ही बुराई ही लेती है। हिंसा बढ़ती है। लेकिन आजकल तो ये कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं उनको नहीं मिल रही होगी तो भी क्या हिंसा नहीं बढ़ी? आप अपने आंकड़े देखिए, घर के अंदर लोग रह रहे हैं, उससे कितनी ज्यादा हिंसा बढ़ी। राम गोपाल वर्मा कहते हैं, जो बहुत ही मशहूर फिल्मकार हैं, उनका कहना है कि देख लीजिए ये जो लाइन लगी है, यही कल आवाज उठाएंगी कि शराब बंदी की जाए। सही है, बिल्कुल सही बात है। एक तरफ महिलाएं कहती है कि शराब बंद किया जाए, हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, बच्चों के प्रति। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, इसमें एक बात ये है कि जहां पर अभी हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 से, तो अभी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, अस्पतालों की अवेलेबिलिटी बहुत सीमित है, क्योंकि अस्पताल हो चाहे क्लिनिक्स हो, डॉक्टर्स हो, सब लोग मरीज को इस समय देखने से कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर मरीज को टेलीफोन पर, टेली कंसल्टेशन पर, वीडियो कंसल्टेशन पर देखकर परामर्श दिया जा सके तो वही सबसे बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि सबको डर है कहीं ना कहीं कि अगर कोई भी कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट आ गए तो उनको, पूरे अस्पताल को, पूरे स्टाफ को, जो उसमें और मरीज हैं, उन सब के लिए वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर हम ये शराब चलने देंगे इस तरीके से तो क्या होगा? इसके साथ अभी जो हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हमको नॉन कोविड-19 से लड़ने की भी जरूरत पड़ेगी। नॉन कोविड-19 क्या है? शराब के नशे में एक्सीडेंट होना शुरू होंगे, शराब के नशे में लोग जो है मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ होगी जगह जगह, उनको चोटें आएंगी, सब चीजें होंगी।
तो ऐसे मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। उनकी देखरेख ऐसे हालातों जिसके में आंकड़े अभी कैसे हो काफी कम आ रहे पाएंगी थे। जब हेल्थ केयर इमरजेंसी लगी हुई है पूरे देश में, तो कैसे हम लोग जो है इनसे ये आपकी पार चिंता पा बहुत पाएंगे? जायज है, क्योंकि कोविड की जांच और कौन संक्रमित होगा, अगर जी। किसी का एक्सीडेंट होता है क्या वो व्यक्ति संक्रमित है या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। जी। धनंजय के पास, धनंजय, ये जो महिलाएं निकल रही हैं, लाइन लंबी लंबी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि लीजिए और शराब भी पीजिए, मगर थोड़ा थोड़ा, जैसा भी आपने एक शुरू में कहा ना कि थोड़ा पीजिए, थोड़ी थोड़ी तो मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं या जो भी यहाँ प्रवक्ता पैनलिस्ट के जो भी बैठे हुए हैं, जो भी हमारे यहाँ साथ में बैठे हुए भाई बंधु, मैं उनको जानकारी में बताना चाहूँ। देखिए, सरकार ऑलरेडी सक्षम है। सरकार इसके पहले भी अगर आज 40 दिन में अगर हमने कोविड-19 को अगर कंट्रोल करके पूरे देश में अगर दिखा डाली, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये करके दिखाया, तो इसे भी एक प्रकार का हम पहल चालू किया गया है। अगर जैसा कि हमने बहुत सारी चीजें जोन वाइज बांट दिया है, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, तो जहां अगर लोग अगर अपनी सोशल डिस्टेंस और चीजों को नहीं मानेंगे, वहां सरकार फिर बंद कर देगी। सरकार तो लोगों को ध्यान में रखते हुए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो या कोई भी हो, सबके लिए सारी चीजें व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। अगर उसका सोशल डिस्टेंस के तहत अगर पालन करेंगे तो उसका न्योता आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो वो चीजें फिर से वही बंद कर दी जाएगी। और घरों में रहिए, बंद रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। पूरा मैसेज आपका दे दिया, आपने पूरा वक्त भी आपको दे दिया। आप ये बता दीजिए कि यही महिलाएं कल आवाज उठाती हैं कि घरेलू हिंसा बढ़ रही है और वही शराब की दुकान पे लाइन लगाए हुए, क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए महिलाएं मुझे लगता है कि पहले से, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उनको आवेदन किया था, और अब महिलाएं पहले से बहुत ज्यादा, उनको एक डर है, डर के मारे इसीलिए अपने घरों की, जो अपने उनके जिनकी शादी हो गई है, जिनके अपने बच्चे हैं, माता पिता, वो खुद ही, वो मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं अब बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, और 40 दिनों में मुझे नहीं लग रहा है, गिने चुने एक आध दो जगहों पे दिक्कतें हो रही हैं, बाकी सब घर में रह रहे हैं, बढ़िया बना खा रहे हैं। क्या आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं? जी, मेरा सवाल, आप उस सवाल को आप किनारे कर दे रहे हैं। सवाल मेरा वही है कि इनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, शराब के लिए? जी, महिलाएं जो शराब लेने के लिए, मेरा मानना है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब चीज अपना पीजिए, लीजिए, मगर हर चीज का एक जो दायरा होता है। मतलब फिर कल से इनको ये नहीं कहना चाहिए कि शराब से हिंसा हो रही है। देखिए और आवाज नहीं करनी, क्या बोला सर? देखिए, तो हर चीजों का एक कायदा कानून होता है। देखिए सर, पीने खाने के लिए, देखिए हम आप कितना भी मना करेंगे, देखिए मगर पीने खाने वालों को आप नहीं मना कर सकते, मगर आप उनको, हम समझदारी के तहत उनको बता सकते हैं, बना सकते हैं कि आप ऐसा मत करिए, जिससे आपका नुकसान होगा। और सरकार अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रही है, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। समय कहा, अनामिका जी कुछ कहना चाह रही है? आप कह रहे हैं ना कि आपकी एक बात है कि यही महिलाएं लाइन में लगी हैं, और यही महिलाएं जो है वो कल कहेंगे कि दारू की वजह से आएंगी और अपने, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लाइन में लगी हैं वो अलग हैं, और वो कह सकते हैं कि 1% या आधा % है, और जो अलग मैं सुन लीजिए, मैं रामका जी, मैं महिला को महिला ही समझता हूँ, बड़े आदर से कह रहा हूँ, और मैं दोनों में भेद नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महिलाएं, वही महिलाएं, यो महिला नहीं जो लाइन में लगी, दूसरी महिलाएं कल निकलेंगी और कहेंगी कि ये हिंसा बढ़ रही है, और उस पर उसकी शराबबंदी को लेकर के आवाज उठाती। तो ये मेरा कहने का मतलब, तो मेरे कहने की बात को समझिए, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ। मैं समझ गया आपकी बात, क्या आप कहना चाह रही है, वो महिलाएं नहीं है, हाँ, वो दूसरी महिलाएं, वो महिलाएं, उनका भी, उन महिलाओं का भी विरोध कर रही हैं। जैसे पुरुषों को भी कोई बहुत इज्जत की नजर से सामाजिक तौर पे नहीं देखा जाता, चाहे कितना हमारा हाई कल्चर आ गया हो, प्राइवेट कंपनीज में, लेकिन इसको अभी सामाजिक बुराई के रूप में ही देखा जाता है। ठीक है, आएंगे आपके बात में। सचिन रावत जी, सवाल यही है कि मैं आपसे भी वही जानना चाहूंगा, जिस तरह से महिलाएं लंबी कतारें लगाए हुए हैं, आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, क्या कहेंगे इसको लेकर के, आपकी राय क्या है? देखिए प्रदीप जी, जहाँ तक मैं तो यही कहता हूँ कि शराब तो सेहत के लिए हानिकारक है, जितने भी धूम्रपान की चीजें हैं वो सेहत के लिए हानिकारक हैं, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इसको बैन करने की मांग हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि शराब से ही कई परिवार बर्बाद हुए हैं, कई समाज बर्बाद हुए हैं, कई लोग बर्बाद हुए हैं। इससे घरेलू हिंसा हमेशा बढ़ती है,
और जिस प्रकार आपने कहा महिला शब्द को जोड़ करके, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जितने भी दर्शक, जितने भी महिलाएं या जितने भी पुरुष आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, मेरा सुझाव है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इसको पीना तो दूर, इसको छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ मतलब ऐसे लोग भी हैं जो इसका सेवन अपनी रोजमर्रा की तरह करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में ये घातक रूप लेता हुआ जा रहा था। तभी कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, जिस प्रकार बिहार में शराबबंदी हुई थी, गुजरात में बंदी हुई थी, अन्य राज्यों में शराबबंदी हुई थी, ये अच्छी आप लोग सवाल को डक कर जाते हैं। मैं सवाल क्या पूछता हूँ, आप उसको वो कर साइडलाइन कर देते हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या ये इन महिलाओं को आधुनिक महिलाएं मान लेनी चाहिए? ये उनका अधिकार है और उस पर हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? देखिए, आपने भी सही प्रश्न किया और मैं भी जवाब एकदम स्पष्ट दे रहा हूं कि आपने कहा कि लाइन में लगकर के पहले शराब लेती हैं और कुछ और महिलाएं आकर के शराब का विरोध करती हैं। तो इसमें डिफरेंस है कि वो कौन सी महिलाएं आकर के जो लाइन में लगकर के शराब लेती है और कौन सी विरोध करती हैं। ये पूर्णतः देखिए आने वाले समय में घरेलू हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि शराब से ही घरेलू हिंसा बढ़ती है। और इसी वजह से अब वो कौन सी महिलाएं हैं, जिस प्रकार अनामिका जी ने कहा है। ठीक है सचिन रावत जी, हमारे पास समय कम बचा है। ठीक है, समय कम बचा है। विक्रम जी, आपसे भी सवाल वही जानना चाहेंगे कि ये जो लाइन में लगी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, जिस चीज की आजादी हमारा कानून देता है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, चाहे वो ये महिलाएं हो चाहे वो महिलाएं हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप डिपेंड करता है किस साइड को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक आजादी है, ये उनकी जीने का लाइफ स्टाइल है। अगर उनको वो पसंद ये आपने अच्छी बात की, कानून सबके लिए बराबर है और अगर शराब मिल रही है तो खरीदने का अधिकार भी उनको है, इस बात में कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो मैं इस चीज से पूर्णतः सहमत हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल आएंगे डॉक्टर पंजल का रुख करेंगे। डॉक्टर पंजल, जो लंबी लाइन लग रही है जिससे ये दिक्कतें आ रही हैं, और अब राम गोपाल वर्मा ने कहा है, कुमार विश्वास ने कहा कि ये जो लोग शराब खरीद रहे हैं उनका आधार कार्ड नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद से उन्हें आइंदा कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। जब वो राशन लेने जाए तो उनको राशन भी नहीं देना चाहिए। क्या लगता है कि वो उनकी बात में दम है? ये सर उनकी व्यक्तिगत राय है। अब सरकार को कई चीजें देखना होती हैं, सरकार के लिए वो एक नागरिक हैं। अब वो कितने जिम्मेदार हैं, जो भी लोग हैं। बात जिम्मेदार की नहीं, बात सक्षम की है। अगर वो सक्षम है जी, अगर वो हजारों रुपए की शराब पूरी क्रेट खरीद सकते हैं तो उनको सस्ते गल्ले की दुकान से राशन क्यों मिलना चाहिए? सर ये तो बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम लोग बात करें तो योग्यता के आधार पर हर चीज होनी चाहिए, लेकिन देश में रिजर्वेशन जैसी भी एक बीमारी है। तो अगर हम बात करें अगर लोग कैपिटेशन जैसी बीमारी भी है जी, तो अगर रिजर्वेशन की बीमारी के साथ साथ में कैपिटेशन की बीमारी भी कर लीजिए, अगर जहां पर 15 लाख रुपए लेकर के डॉक्टर बनाए जाते हैं। जी, तो अगर सक्षम हैं लोग और जो अपने आप कर सकते हैं तो उनको करने देना चाहिए। फिर क्यों ये सब बीमारियां पाली रखी गई? ठीक है, अनामिका जी क्या अनामिका जी के पास चलते, क्या जो कुमार विश्वास ने जो कहा उस पर आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो हो सकता है, लेकिन आप ये बताइए कि जो लाइन में लगने वाले बहुत ही लोअर वर्ग है वो भी लाइन में लगा हुआ, हाई वर्ग है वो भी लाइन में लगा हुआ, ठीक है। अगर हम सबका करते हैं तो उनकी महिलाएं और उनके परिवार का क्या दोष? नहीं, जो लोग शराब खरीदने में सक्षम है, जो लोग 1,500 2,000 रुपए की 4,000 रुपए की शराब खरीद रहे हैं, उनको सस्ते गल्ले की दुकान से राशन क्यों दिया जाए? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो घर में चोरी करके, कहिए अपनी बीबी के गहने बेच करके भी ला के दारू पी रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका परिवार क्यों सफर? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो उसे धनंजय के पास करते हैं। धनंजय, मेरे पास समय कम बचा है, आपकी क्या राय है कि कुमार विश्वास पर जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए प्रदीप सर, उनका व्यक्तिगत राय है। बाकी मैं देखिए अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, देखिए हर सरकार, अपनी स्टेट की जो सरकार होती है वो सक्षम है, अगर वो चाहे दे अपने हिसाब से मुआवजा करवाए, देख ले। अगर उनको लगता है कि ये चीजें तो अपने हिसाब से जो करना चाहे करे, मगर मेरा मानना है कि देखिए सामान खरीदना या लेना देना उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी अपना व्यक्तिगत सामान अगर कुछ चीजें खरीद रहा है तो देखिए उसको अगर आवश्यकता अनुसार वो चीजें जरूरत है तो अपना ले जाए। नहीं, बात वो नहीं है। जो सरकार से सस्ती चीजें ले रहा है, जो बता रहा है कि हम गरीब हैं, हम बिलो प्रॉपर्टी लाइन अपने आप को बता रहा है कि हम गरीब हैं, हमको सस्ता राशन दीजिए, हमको सस्ती गैस दीजिए, जो गैस की सब्सिडी ले रहा है, जो सस्ता राशन ले रहा है,
और जो 4,000 रुपए की शराब खरीद रहा है, क्या उसको सस्ता राशन और गैस की सब्सिडी मिलना चाहिए? नहीं, मैं देखिए इस चीज पे मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल देखिए अगर इस तरह के अगर जो लोग अगर देखिए जैसा कि मैं व्यक्तिगत राय देना चाहता हूं कि अगर जैसा कि वहां के जो बीएलओ है, अगर ये सब चीजें अगर जानकारी रख रहा है, स्टेट सरकार अगर जानकारी अगर रख रही है कि नीचे स्तर के जो लोग हैं, अगर जो ऊपर वाले हैं अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उस पर कानून की कार्रवाई भी होनी चाहिए। जल्दी से डॉक्टर साहब, जल्दी से 20 सेकंड की बात जी, करिए। तो ये जो आपने बताया कि जो लोग इस तरीके की तरह भीड़ में लग रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, वो 4-4, 5-5 हजार की शराब खरीद रहे हैं, 1-1, 2-2 पेटी हम लोग देख पा रहे हैं ले रहे हैं, और वो गैस की सब्सिडी भी लेते हैं और तमाम तरीके की रियायतें सरकार से चाहते हैं, राशन मुफ्त चाहते हैं, बिजली हाफ, पानी माफ, हर चीज उनकी डिमांड है। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये वही लोग हैं जो इस देश के जो मेहनत कश टैक्स पेयर लोग हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनका मजाक उड़ा। ठीक बात। सचिन जी, आपका क्या मत है? देखिए, जिस प्रकार आपने भी बताया है कुमार विश्वास की जहाँ तक बात को लेकर के, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ भी शराब की बिक्री हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। और आपने 2 सुझाव अच्छे दिए हैं कि किताबों की भी दुकान खुलनी चाहिए, वो भी खुलनी चाहिए। सरकार से मेरा भी निवेदन है। और डिस्टेंसिंग की बात छोड़ दीजिए, उनका ये मत है सचिन जी, उनकी राय है कि जो लोग लंबी कतारें लगा करके, जो ज्यादा पैसा खर्च करके, जब वो सक्षम है पैसा खर्च करने में, तो क्यों ना उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाए, सरकार उनको रियायत क्यों दे? देखिए, जहाँ तक उनका मैं बता रहा हूँ ना, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। अब वही आदमी जिस प्रकार सब्सिडी को लेकर के वो कहता है कि छूट दीजिए, लेकिन वो टैक्स पेयर तो है, वो टैक्स भी तो दे रहा है। और दूसरी एक और बात प्रदीप जी, जहाँ तक शराब जहाँ बिक्री हो रही वहाँ आदमी ले रहा है, अब वो 4,000 की ले रहा है, 5,000 की ले रहा है, उसका अपना पर्सनल हो सकता है ओपिनियन कि कितना हमको चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे ये धांधली भी होती जा रही है, इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि रोकना चाहिए। ये भी सरकार को अभी से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कितना भी। ठीक है सचिन जी, समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी, आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर के? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि नशा हमेशा अपने आगोश में सबको ले लेता है। अगर ये नशा ना होता तो मेरे ख्याल से नशा मुक्ति केंद्र ना होते। अरे वो सबको मालूम है, हम आपसे वो नहीं जानना चाह रहे हैं। वो तो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं विड्रॉल सिस्टम क्या होता है, नशा क्या होता है। ये बताइए, जो सवाल ये है कि जो लोग सक्षम है और सरकार की सब्सिडी भी ले रहे हैं, उनको क्या सब्सिडी मिलनी चाहिए? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनकी अगर सब्सिडी भी छीन लेंगे, जो नशा करता है वो नशा करेगा, चाहे उसके लिए उसको फिर क्राइम करना पड़े, चाहे अपने बच्चों की फीस उसको किसी तरीके से भी छिनानी पड़े, वो नशा करेगा ही करेगा। तो इसके लिए तो खैर कुछ किया नहीं जा सकता है। आप उनकी सब्सिडी छीनना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो नशा करता है वो फिर उसके लिए फिर वो किसी भी हद में जा सकता है, लेकिन नहीं। तो इसके लिए सिर्फ सरकार ही कदम उठा सकती है, बाकी अगर अपनी इच्छा के अनुसार हो सकता तो फिर तो बात ही क्या थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो धनंजय ने कहा कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और अगर नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार आइंदा से इस पर रोक भी लगा सकती है। ये इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जो लोग लाइन लगाए हुए हैं। और दूसरी बात जो हमने कही थी कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। अगर ज्यादा पीने का आपको शौक लगा और आपने एकदम से 40 दिन के बाद पेटियां खरीदना शुरू किया और यूं ही ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदने में व्यस्त रहे, तो यकीन मानिए जैसे 2 सरकारों ने रेट काफी बढ़ा दिए, 70 से 75% रेट बढ़ा दिए हैं, उसी तरीके से बाकी सरकारें भी रेट ज्यादा बढ़ा देंगी। और जैसे उत्तर प्रदेश में अब 1 ही बोतल शराब देने का नियम हो गया है, वैसे दूसरे कड़े नियम भी लागू करने पड़ेंगे। तो पंकज उदास की ये गजल याद रखिए और पीते समय इसको गुनगुनाइए। याद भी रखिए कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, हुई महंगी बहुत शराब, लेकिन थोड़ी थोड़ी पिया करो। बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। कोरोना